आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपना जो नेक्स्ट फाइलम है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेमिकोडेटा। तो नेक्स्ट फाइलम है अपने पास में हेमिकोडेटा। देखो यहां से नाम से आपको पता चल रहा है हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। कोडेटा का मतलब आगे जो नेक्स्ट अपन फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडेटा, इसका मतलब कोडेटा के कुछ लक्षण है वो हेमिकोडेटा में भी होंगे, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो केवल और केवल कोडेटा में पाए जाते हैं। इसलिए अपने नाम इसको क्या दिया है, आधा कोडेटा अपन बोल सकते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, ओके। यानी कुछ लक्षण है वो कोडेटा से मिलते जुलते हैं, वो चीज अपन देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर अपन कुछ करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्या करेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे, यह है कोडेटा व, यह है कोडेटा व नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी है। कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी किसको बोला जाता है, हेमिकोडेटा संघ को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी कौन से संघ को माना जाता है, ओके। फिर अपन बात करेंगे इनका शरीर, इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है। अब 3 भाग अपन देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में प्रोबोसिस, जो फर्स्ट भाग है वो क्या है अपने पास में, प्रोबोसिस। और इस प्रोबोसिस को अपन बोलते हैं सूंड, सूंड। दूसरा अपने पास में है कोलर, कोलर को अपन बोलते हैं ग्रीवा। और तीसरा है अपने पास में ट्रंक, और ट्रंक को अपन बोलते हैं धड़। तो इनका जो शरीर होता है हेमिकोडेटा का, हेमिकोडेटा का अपन एग्जांपल देखा था बेलेनोग्लोसस, जब अपन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे उस टाइम। बेलेनोग्लोसस होता है उसका, देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के। ये है अपने पास में इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, फिर यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर, और इसके बाद में इस टाइप की संरचना आपको बेलेनोग्लोसस के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप इसका डायग्राम देखा होगा आपने कभी 11th 12th के अंदर, इस टाइप की संरचना आपको देखने को मिलती है बेलेनोग्लोसस के अंदर। तो 3 भाग हैं इसके। जो ऊपर वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस, या अपन बोल सकते हैं सूंड। ये वाला जो भाग है यहां से लेकर यहां तक, इस भाग को अपन बोलेंगे कोलर, या फिर अपन बोल सकते हैं ग्रीवा। और ये जो भाग है इसको अपन बोलेंगे ट्रंक, या फिर अपन बोल सकते हैं धड़। तो इनका जो शरीर होता है वो कितने भागों में विभाजित रहता है, कंप्लीटली 3 भागों के अंदर विभाजित आपको देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं, इनकी आहार नाल यू आकार की, इनकी आहार नाल यू आकार की होती है। अब देखो इनका जो धड़ होता है, ट्रंक होता है, वो किस आकार का आपको दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर यू आकार बन रहा है। इसका मतलब इनकी जो आहार नाल होगी वो भी किस आकार की आपको दिखाई देगी, यहाँ पर यू आकार की आहार नाल होती है। और वो कौन से संघ के प्राणियों में मिलती है, हेमिकोडेटा। और एग्जाम्पल अपन ने देख लिया है बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर इनके परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र की अपन बात कर रहे हैं, और परिसंचरण तंत्र यहाँ पर किस प्रकार का होगा वो देखो, खुला परिसंचरण तंत्र यहाँ पर पाया जाएगा, ओके। कौन सा परिसंचरण तंत्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनमें, इनमें मुख अंधनाल, इनमें मुख अंधनाल पाया जाता है।
क्या पाया जाता है इनके अंदर? मुख अंधनाल पाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुख अंधनाल जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? संघ हेमिकोडेटा के सदस्यों के अंदर आपको देखने को मिलती है। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज अपन यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। देखो, अगर अपन बात करें इनके लार्वा की, कि इनके अंदर लार्वा कौन सा मिलता है, तो लार्वा का नाम होगा टार्नोरिया। टार्नोरिया नामक लार्वा जो होता है वो आपको मिलता है हेमिकोडेटा के सदस्यों में। बहुत बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको पूछ लिया जाता है मेंढक के लार्वा का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा का नाम क्या है, ओके, और हेमिकोडेटा के लार्वा का नाम क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। लार्वा के नाम भी आपको याद रखने हैं कि कौन से संघ के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं संघ हेमिकोडेटा की, जिसके अंदर टार्नोरिया नामक लार्वा जो होता है वो पाया जाता है। टोर्नोरिया भी इसको बोल सकते हैं अपन। टोर्नोरिया नामक लार्वा जो होता है वो कौन से संघ में मिलेगा आपको? हेमिकोडेटा के अंदर देखने को मिलेगा। उदाहरण की बात करें अपन यहाँ पर, तो उदाहरण अपन दो देखेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? एक है अपने पास बेलेनोग्लोसस, एक है अपने पास में बेलेनोग्लोसर, और दूसरा है अपने पास में सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस नाम के दो यहाँ पर प्राणी आएंगे जो कि हेमिकोडेटा के सदस्य हैं। ओके, बेलेनोग्लोसस की बात करें तो इसका एक कॉमन नेम भी है और इसको बोला जाता है जिह्वाकर्मी। बेलेनोग्लोसस को क्या बोलते हैं? जिह्वाकर्मी भी बोलते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि हेमिकोडेटा के सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। आहार नाल यू आकार की होगी, शरीर है वो 3 भागों में विभाजित होगा। ओके, ये कुछ करेक्टर हैं। लार्वा का नाम हो जाएगा टोर्नोरिया लार्वा, जो कि आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ में अपना हेमिकोडेटा संघ है वो कंप्लीट। नेक्स्ट और अपने पास में अपना जो लास्ट संघ है जिसको अपन बोलते हैं संघ कोडेटा। अगर अपन बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य खुद एक कोडेटा संघ का प्राणी है। अब क्वेश्चन ये है कि कोडेटा संघ के अंदर अपन कौन कौन से प्राणियों को सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर अपन को देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या पाई जाती है? नोटोकोड। नोटोकोड यानी कि पृष्ठीय रज्जु यहाँ पर पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु जिसको अपन बोलते हैं नोटोकोड। दूसरी चीज यहाँ पर पाई जाती है पृष्ठीय खोखली तंत्रिका तंत्र। क्या पाई जाती है यहाँ पर? तंत्रिका रज्जु अपन बोल सकते हैं। पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु यहाँ पर पाई जाती है। और तीसरा यहाँ पाया जाता है ग्रसनीय क्लोम छिद्र। अगर ये 3 लक्षण है वो किसी ना किसी अवस्था के अंदर या फिर जीवन की किसी ना किसी अवस्था के अंदर या किसी टाइम के अंदर ये प्रेजेंट है किसी जीव के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो क्या है? यहाँ पर कोडेटा संघ का प्राणी है। अगर अपन बात करें इंसान की, तो इंसान के अंदर क्या होता है कि क्या अपने अंदर गर्सनीय क्लोम छिद्र पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। लेकिन अगर अपन बात करें इंसान का जो बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, उनके अंदर यानी भ्रूणीय अवस्था के अंदर वहां पर गर्सनीय क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो यानी कि ये 3 लक्षण होते हैं, ये पाए जाने जरूरी है। जीवन की किसी भी अवस्था में ये पाए जा सकते हैं। ओके, कौन कौन से लक्षण है? पहली चीज पृष्ठ रज्जु का पाया जाना। पृष्ठ रज्जु मतलब होता है यहाँ पर नोटोकोड। दूसरा खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, और वो भी पृष्ठीय सतह पर पाई जाती है। और तीसरा अपने पास में है ग्रसनीय क्लोम छिद्र। अगर ये 3 लक्षण किसी जीव के अंदर प्रेजेंट है लाइफ की किसी भी अवस्था के अंदर, इसका मतलब वो कौन से संघ का प्राणी है? कोडेटा संघ का प्राणी है। तो ये चीज अपन अब देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं कि इसके विशिष्ट लक्षण कौन से होते हैं। तो विशिष्ट लक्षण अभी अपन ने देखे कि कितने विशिष्ट लक्षण इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 3 विशिष्ट लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में नोटोकोड,
और नोटोकॉर्ड को अपन बोलते हैं पृष्ठीय रज्जु। नोटोकॉर्ड को अपन क्या बोलेंगे? पृष्ठीय रज्जु। अगर अपन बात करें ये पृष्ठीय रज्जु है वो किससे निर्मित होता है, तो अपने पास भ्रूणीय स्तर है जिसका नाम है मीजोडर्म। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृष्ठीय रज्जु है उसका निर्माण कौन से स्तर से होता है, तो याद रखना आपको मीजोडर्म से निर्मित। तो कोर्डेटा का फर्स्ट लक्षण अपने पास में आ चुका है, और फर्स्ट लक्षण क्या है यहाँ पर? पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड का उपस्थित होना। कहां से बनेगी ये पृष्ठ रज्जु? मीजोडर्म से निर्मित होगी। नेक्स्ट है अपने पास में यहाँ पर नर्व कोड। नर्व कोड या अपन बोल सकते हैं तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु। और ये तंत्रिका रज्जु है वो कैसी होती है? खोखली। खोखली तंत्रिका रज्जु होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये जो तंत्रिका रज्जु है इसका निर्माण किससे होता है, तो ये आपको याद रखनी है एक्टोडर्म से निर्मित। एक्टोडर्म से निर्मित। अगर अपन बात करें पृष्ठीय रज्जु की तो वो होगी मेसोडर्म से निर्मित। अगर अपन बात करें यहाँ पर नर्व कोड यानी तंत्रिका रज्जु की, तो ये पहली बात ये खोखली होगी, दूसरी ये एक्टोडर्म से निर्मित होगी। भ्रूणीय स्तर अपन ने पढ़े थे तीन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से तो क्या बनेगा यहाँ पर? नोटोकॉर्ड, और एक्टोडर्म से यहाँ पर क्या बनेगा? नर्व कोड का निर्माण होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड, यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रसनीय क्लोम छिद्र। क्या पाया जाएगा यहाँ पर? ग्रसनीय क्लोम छिद्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर ये तीन लक्षण किसी जीव के लाइफ की किसी भी अवस्था में है, तीनों लक्षण, इसका मतलब वो कोर्डेटा का सदस्य है। हो सकता है ये भ्रूणीय अवस्था में, हो सकता है ये जो मेच्योर होता है यानी वयस्क है उसके अंदर भी ये हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये किसके अंदर आएंगे? कोर्डेटा के अंदर आएंगे। तो ये तीनों लक्षण है वो आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपन देखेंगे एक डायग्राम। देखो, कई बार डायग्राम देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये नाम क्या है या ये संरचना कौन सी है। पीएमटी में इसके क्वेश्चन है वो मोस्टली देखे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि जेट वाली एग्जाम में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो ये है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसके अंदर एक खोखली गुहा दिख रही है। खोखली संरचना है, इसका मतलब ये कौन सी संरचना है? यहाँ पर नर्व कोड। ये अपने पास में क्या है? नर्व कोड यानी तंत्रिका रज्जु। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है, और ये जो संरचना होगी इसका नाम क्या होगा? नोटोकोड। ये हो जाएगी अपने पास में नोटोकोड। और यहां पर इस टाइप की कुछ संरचनाएं पाई जाएगी, और इनको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर ग्रसनीय क्लोम छिद्र। ग्रसनीय क्लोम छिद्र। तो ये तीन टाइप की जो संरचनाएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डायग्राम के थ्रू भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नर्वोकोड जो कि एक खोखली गुहा से निर्मित होती है, बाद में नोटोकोड, और नेक्स्ट अपने पास में ग्रसनीय क्लोम छिद्र भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कुछ और चीजें। अब अपन देखेंगे यहाँ पर कोडेटा और नॉन कोडेटा के अंदर क्या अंतर है। अंतर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ अपन लिख रहे हैं कोडेटा, और यहाँ अपन लिख रहे हैं नॉन कोडेटा। तो कोडेटा और नॉन कोडेटा के अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अपन वो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है यहाँ पर नोटोकोड उपस्थित, और यहां अपन लिखने जा रहे हैं नोटोकोड अनुपस्थित।
ओके, नॉन कोडेटा के अंदर नोटोकोड अनुपस्थित होता है, जबकि कोडेटा के अंदर नोटोकोड है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर खोखली तंत्रिका रज्जु पृष्ठ सतह पर। तो कोडेटा में क्या पाया जाता है? खोखली तंत्रिका रज्जु, और वो भी कहां पर पाई जाएगी? पृष्ठ सतह के ऊपर पाई जाती है। और यहां पर अधर सतह पर एक जोड़ी ठोस तंत्रिका रज्जु उपस्थित। दूसरा अपने पास डिफरेंस ये आ गया, यहां पर जो तंत्रिका रज्जु है वो कैसी है? खोखली है। और कहां पर उपस्थित है? पृष्ठीय सतह पर उपस्थित है। लेकिन यहां पर अधर सतह के ऊपर उपस्थित है एक जोड़ी ठोस तंत्रिका रज्जु, ना कि खोखली। तो ये एक और लक्षण हो गया अपने पास में, एक और डिफरेंस अपने पास में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ और डिफरेंस की, और ये है अपने पास में ग्रसनीय क्लोम छिद्र। ग्रसनीय क्लोम छिद्र यहां पर क्या होंगे? उपस्थित। और यहां पर ग्रसनीय क्लोम छिद्र अनुपस्थित। तो एक लक्षण अपने पास ये है कि यहाँ पर ग्रसनीय क्लोम छिद्र उपस्थित है और वहां पर क्या है? अनुपस्थित है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर हृदय अधर सतह पर। हृदय अधर सतह पर होता है, लेकिन नॉन कोडेटा के अंदर हृदय कहाँ होता है? पृष्ठ सतह पर। हृदय कहाँ होगा? पृष्ठ सतह पर उपस्थित होगा। तो ये चार डिफरेंस है जो कि कोडेटा और नॉन कोडेटा का पता लगवा देती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो कोडेटा में आएगा और कौन सा है वो नॉन कोडेटा में आएगा। तो चार डिफरेंस है वो जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में कोडेटा के वर्गीकरण का आधार। देखो, कोडेटा के अंदर भी खूब सारे उपसंघ आएंगे, उपसंघ के बाद में खूब सारी क्लासेज आएगी। तो इनके अंदर यानी वर्गीकरण करने का जो आधार होता है वो किस प्रकार का है, किन किन भागों में अपने इनको विभाजित कर सकते हैं, वो चीज अपन को देखनी है। तो सबसे पहला जो आधार है, वर्गीकरण का आधार है अपने पास में, वो है कपाल की उपस्थिति के आधार पर। कपाल की उपस्थिति के आधार पर। अब देखो, कपाल की उपस्थिति के आधार पर अपन यहाँ पर क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा के अंदर इनको विभाजित करेंगे। देखो, टोटल कोर्डेटा जितने भी हैं जरूरी नहीं है कि उन सबके अंदर कपाल उपस्थित है। कुछ कोर्डेटा ऐसे होंगे जिनके अंदर कपाल नहीं होगा और कुछ कोर्डेटा ऐसे होंगे जिनके अंदर कपाल होगा। किस किस में होता है वो भी चीजें अपन देखेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि कपाल की उपस्थिति के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण अपन करेंगे और दो भागों में अपन विभाजित करेंगे। फर्स्ट है अपने पास में एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, और दूसरा है अपने पास में क्रेनिएटा। दूसरा अपने पास में क्रेनिएटा। तो दो ग्रुप के अंदर इनको विभाजित किया, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। किसकी उपस्थिति के आधार पर? कपाल की उपस्थिति के आधार पर। अगर अपन बात करें एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा का मतलब क्या है? यहाँ पर कपाल अनुपस्थित। एक्रेनिएटा का मतलब है यहाँ पर कपाल अनुपस्थित। क्रेनिएटा का मतलब है यहाँ पर क्या उपस्थित होगा? कपाल उपस्थित। अभी कौन से जीव होंगे वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना आपको, एक्रेनिएटा का मतलब क्या है? कपाल उपस्थित अनुपस्थित, और क्रेनिएटा का मतलब होता है कपाल उपस्थित। तो फर्स्ट वर्गीकरण का आधार हो गया अपने पास कपाल की उपस्थिति के आधार पर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जबड़े व उपांगों की उपस्थिति के आधार पर।
कुछ कोडेटा ऐसे होंगे जिनके अंदर जबड़े सुविकसित होंगे, कुछ के अंदर जबड़े नहीं पाए जाएंगे। तो इस आधार पर अपन बात करते हैं एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। दो क्लासेस के अंदर इनको अपन डिवाइड करते हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है कि जबड़े अनुपस्थित है और ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े उपस्थित है। तो इसी आधार पर अपन जबड़े और उपांगों के आधार पर भी अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दो भागों में अपन ने विभाजित किया है यहाँ पर, एग्नेथा और दूसरा अपने पास में नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है यहां पर जबड़े व उपांग अब्सेंट यानी अनुपस्थित। एग्नेथा का मतलब होता है, एग्नेथा वर्ग के अंदर अपन किसको रखेंगे, जिसके अंदर जबड़े और उपांग जो है वो कंप्लीटली अनुपस्थित होंगे। नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या आएंगे, जबड़े व उपांग उपस्थित यानी प्रेजेंट। अभी बस अपन को टर्मिनोलॉजी सीखनी है कि एक्रेनेटा मतलब जिनके अंदर, एक्रेनेटा नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इनके अंदर कपाल जो है वो अनुपस्थित होता है। क्रेनेटा का मतलब होता है कि इनके अंदर कपाल जो है वो उपस्थित होता है। एग्नेथा का मतलब होता है जबड़े और उपांग जो है इनके अंदर कंप्लीटली अनुपस्थित होंगे। लेकिन नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े और उपांग इनके अंदर उपस्थित होंगे। तो नाम यानी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर किस वर्ड का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पर उपांगों के प्रकार के आधार पर। उपांगों के प्रकार के आधार पर, तो अभी अपन ने दो आधार पर बांट दिया है कोडेटा को, फर्स्ट कपाल की उपस्थिति के आधार पर और दूसरा जबड़े व उपांगों की उपस्थिति के आधार पर। थर्ड अपन देखने जा रहे हैं उपांगों के प्रकार के आधार पर। अब प्रकार के आधार पर किसके अकॉर्डिंग अपन बांटेंगे वो देखो। तो फर्स्ट है अपने पास में पीसीज और सेकंड ग्रुप है अपने पास में टेट्रापोडा, या इनको अपन टेट्रापोडा को बोलेंगे, टेट्रा का मतलब चार, इसलिए अपन बोलते हैं चतुष्पाद। ओके, पीसीज का मतलब, पीसीज के अंदर क्या आएंगी, मछलियां आएंगी। आपको पता है पीसीज के अंदर क्या आएंगी, मछलियां। और मछलियों के अंदर जो उपांग होते हैं वो उपांग क्या है, गमन के लिए क्या चाहिए उनको, पानी में रहती है, इसलिए गमन किसके थ्रू होगा, फिन्स के द्वारा। गमन किसके द्वारा होगा, फिन्स के द्वारा होता है। दूसरा अपने पास में टेट्रापोडा, टेट्रापोडा यानी कि चतुष्पाद। चतुष्पाद का मतलब है जिनके अंदर चार उपांग होंगे, यानी जिनके अंदर चार पैर होंगे, या अपन बोल सकते हैं दो पैर दो हाथ होंगे। अपन खुद भी चतुष्पाद के अंतर्गत ही आएंगे। तो दो भागों में विभाजित किया है उपांगों के प्रकार के आधार पर। दो भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर, फर्स्ट है पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा या चतुष्पाद। पीसीज की बात करें तो इनके गमन अंग क्या होंगे, गमन अंग क्या हो जाएंगे यहाँ पर इनके, फिन्स, यानी फिन्स के द्वारा इनके अंदर गमन आपको देखने को मिलेगा। टेट्रापोडा या चतुष्पाद, इनके अंदर गमन अंग क्या हो जाएंगे, गमन अंग हो जाएंगे इनके अंदर लिम्ब। क्या बोलेंगे इनके गमन अंगों को, लिम्ब्स बोलेंगे। ओके, तो दो भागों में अंतर्गत अपन ने इनको विभाजित कर दिया है। दो जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं, अपन बोल सकते हैं यहाँ पर गमन अंग लिम्ब। और ये कितने होंगे, दो जोड़ी। दो जोड़ी का मतलब होता है टोटल चार। ओके, इसीलिए अपन ने नाम क्या दिया, टेट्रापोडा, या अपन बोल सकते हैं चतुष्पाद। तो तीन आधार पर अपन ने इसको कोडेटा को विभाजित कर लिया है। अब नेक्स्ट आधार अपन देखेंगे भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर। भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर, अब देखो भ्रूणीय झिल्लियां क्या होती है। भ्रूणीय झिल्लियां टोटल चार होती है जो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी, एलेंटोइज, एमनियोन, कोरियोन, योगसेक, ये चार आपने नाम सुने होंगे। ये कब पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था के अंतर्गत। अब भ्रूणीय झिल्लियों को आधार मानकर अपन कोडेटा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो एमनियोटा और दूसरा एन एमनियोटा।
जिनके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है उनको एमनियोटा, और जिनके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती है उनको एन एमनियोटा के अंदर अपन रखेंगे। तो यही चीज अपन देखने जा रहे हैं कि भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर अपन इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और ये जो भ्रूणीय झिल्लियां ये कौन कौन सी होती है वो समझो। यहाँ पर फर्स्ट है अपने पास में एमनियोन, दूसरा है अपने पास में कोरियोन, तीसरा अपने पास में योगसेक, और फोर्थ है अपने पास में एलेंटोइस। ओके, तो चार प्रकार के अपने पास में भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। अब इनके आधार पर अपन कितने भागों में इनको विभाजित करेंगे? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से अपने पास में? फर्स्ट है एमनियोटा, और एमनियोटा का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित। एमनियोटा का मतलब क्या है? भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित। दूसरा अपने पास में है एन एमनियोटा, और एन एमनियोटा का मतलब क्या है? यहाँ पर भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित। यहाँ पर क्या होगी? भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होगी। तो दो भागों में अपन ने इसको विभाजित कर लिया है। अब नेक्स्ट देखो, एक डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे इन चारों झिल्लियों को। देखो ये है अपने पास कोई भी भ्रूण अपन मान सकते हैं। यहाँ पर ये भ्रूण है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर उपस्थित है, इसको अपन लिख रहे हैं भ्रूण। भ्रूण के जस्ट ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को अपन बोलेंगे एमनियोन। एमनियोन के बाहर की तरफ एक और झिल्ली पाई जाएगी और इस झिल्ली का नाम होगा एलेंटोइस। इस झिल्ली का नाम क्या हो जाएगा? एलेंटोइस। यहां पर एक इस टाइप की संरचना पाई जाती है जिसका नाम होगा योगसेक। योगसेक अपन बोल सकते हैं, और एक नाम और देंगे इसको, पित्तक झिल्ली। पित्तक झिल्ली। ओके, और यहां पर होती है अपने पास एक और संरचना और इसका नाम होगा कोरियोन। और ये जो कोरियोन होती है यही भ्रूण को श्वसन में सहायता करती है। जब भ्रूण है उसको भी श्वसन की प्रक्रिया तो इसमें भी होगी ना, तो जो कोरियोन है वही झिल्ली क्या करती है? श्वसन की प्रक्रिया के अंदर इसकी हेल्प करती है, यानी कि सहायता करती है। तो टोटल 4 झिल्लियां हैं वो अपन ने देख ली है। अगर ये 4 झिल्लियां किसी कोर्डेटा के अंदर उपस्थित है तो उसको अपन रखेंगे एमनियोटा के अंदर, और अगर ये किसी कोर्डेटा के अंदर अनुपस्थित है तो उसको अपन लिखेंगे एन एमनियोटा के अंदर। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, तो ये चार आधार पर अपन ने कोर्डेटा का जो वर्गीकरण है वो देख लिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं त्वचा के आधार पर। त्वचा के आधार पर, त्वचा के आधार पर अपन कोर्डेटा को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं वो देखो। फर्स्ट है अपने पास में उभयचर। उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियन जो भी होंगे, एम्फीबिया वर्ग के सदस्य। अब इसके अंदर क्या होता है? त्वचा जो होती है वो पतली होती है। त्वचा कैसी होगी इसके अंदर? पतली, नम, चिकनी, ग्रंथिल, यानी कि इनकी त्वचा के ऊपर क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है जो कि इनकी त्वचा को लगातार नमी प्रदान करती रहती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इनकी त्वचा होती है वो कैसी होगी? सल्क रहित। इनकी त्वचा के ऊपर किसी प्रकार के कोई सल्क है वो नहीं पाए जाएंगे। तो अगर ऐसी त्वचा है तो उन कोऑर्डिनेट्स को अपन किसके अंदर रखेंगे? उभयचर के अंदर रखेंगे, जैसे मेंढक वगैरह हो गया। ओके, तो फर्स्ट हो गया अपने पास में उभयचर। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सरीसृप।
सरीसृप का मतलब होता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंदर अपन किस किस को रखेंगे और वो अपन देखेंगे, और इनकी त्वचा होती है वो किस प्रकार की होती है वो देखो। इनकी त्वचा कैसी होगी? त्वचा मोटी, सूखी, खुरदरी, और इनके ऊपर ग्रंथियां क्या होगी? अब्सेंट। ग्रंथियां यहाँ पर अनुपस्थित होगी। तो सरीसृप ही अपन बोल सकते हैं रेप्टिलिया के अंदर त्वचा मोटी होगी, सूखी होगी, खुरदरी होगी, और ग्रंथियां यहाँ पर क्या होगी? अनुपस्थित होगी। लेकिन मोस्ट चीज यहाँ पर क्या है? इनकी त्वचा के ऊपर सल्क क्या है? उपस्थित है। एम्फीबिया के अंदर यानी कि उभयचरों के अंदर तो सल्क इनकी त्वचा के ऊपर अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सरीसृप की बात करें तो अगर सल्क उपस्थित है तो उनको अपन किसके अंदर रखेंगे? सरीसृप के अंदर रखेंगे। थर्ड अपन बात करते हैं पक्षी। अब आपको पता है पक्षियों के अंदर त्वचा होती है वो कैसी होती है? पंख युक्त होती है, या अपन बोल सकते हैं पिच पाए जाते हैं इनके अंदर। पिच पाए जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं फीदर्स। पंखों को अपन बोलते हैं फीदर्स। सबको आपको पता है कि पक्षियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पिच या फिर फीदर्स पाए जाते हैं। ग्रंथियां क्या होंगी यहाँ पर? ग्रंथियां अब्सेंट। यहाँ पर कुछ तेलीय ग्रंथियां पाई जाएगी, लेकिन वो तेलीय ग्रंथियां केवल और केवल जो पुच्छ का नीचे वाला भाग होता है केवल और केवल वहीं पे पाई जाती है कुछ तेलीय ग्रंथियां। बाकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर तेलीय ग्रंथियां जो है वो अनुपस्थित रहेगी। ओके, तो इसीलिए अपन ने लिखा ग्रंथियां अनुपस्थित, और त्वचा कैसी होगी? फीदर्स युक्त होगी, यानी पिच इसके ऊपर पाए जाएंगे। फोर्थ अपन बांटेंगे इसको स्तनधारी। अब स्तनधारी में आपको पता है अपनी अपनी खुद की त्वचा के ऊपर क्या है? बाल प्रेजेंट होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? रोम युक्त। रोम युक्त त्वचा जो होती है अपने पास पाई जाती है, इसके साथ में ग्रंथि युक्त भी होती है। रोम युक्त व ग्रंथि युक्त त्वचा होती है वो स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। तो त्वचा के आधार पर अपन ने देख लिया कि जो कोर्डेटा होते हैं उसको अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं। उभयचर, इनकी त्वचा पतली होती है, नम होती है, चिकनी होती है, ग्रंथिल युक्त होती है। ओके, इसके बाद में अपन ने देखा है सरीसृप। सरीसृप के अंदर त्वचा होती है मोटी होती है, सल्क युक्त होती है, खुरदरी होती है। ओके, इनके ऊपर सल्क पाए जाते हैं। जैसे सांप वगैरह आपने देखा होगा, जो कुछ सांप होते हैं जो थोड़े चिकने होते हैं लेकिन फिर भी वो खुरदरे होते हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं, कोबरा वगैरह आपने देखा होगा, अगर आप स्किन के ऊपर उसके थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाओगे तो खुरदरापन आपको महसूस होगा, क्योंकि सल्क पाए जाते हैं। जो सांप केंचुली उतारते हैं उसके ऊपर भी आपने निशान देखे होंगे सल्क के। ओके, तो यानी कि सरीसृप के अंदर आपको सल्क है वो देखने को मिलते हैं। थर्ड अपन ने बात की पक्षियों की, तो सबको पता है कि पक्षियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? त्वचा के ऊपर फीदर्स या पिच पाए जाते हैं। ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, केवल एक जगह ऐसी है पुच्छ के निचले भाग के अंदर तेलीय ग्रंथियां आपको देखने को मिलेंगी, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में तेलीय ग्रंथियां नहीं देखने को मिलेंगी। फोर्थ अपने पास स्तनधारी। स्तनधारी के शरीर के ऊपर बाल होते हैं और इनकी जो त्वचा होती है वो ग्रंथि युक्त होती है। तो ऐसा करके अपन 4 भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है त्वचा के आधार पर कोर्डेटा का वर्गीकरण। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच।